अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान। सुप्रीम कोर्ट में 9 रुकनी जजों के बेंच ने आज सो मोटो अज खुद नोटिस की कार्रवाई करते हुए इलेक्शंस में ताख़ीर के हवाले से मुख्तलिफ फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ख़ासतौर पर सदर ममलकत आरिफ अलवी की तरफ से जारी करदा ऐलान के हवाले का भी जिक्र किया, जिसमें 9 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के तैलीन होने के बाद वहाँ 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से तो आज की सो मोटो नोटिस की कार्रवाई का सबसे अहम पहलू खुद बेंच की तश्कील थी। और बेंच की तश्कील के हवाले से तो कल ही जब ये नोटिस लिया गया सवाल उठना शुरू हो गए थे, मगर आज खुद 9 रुकनी बेंच के अंदर से ही सवाल उठना शुरू हुए, आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जब 9 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक तहरीरी नोट पढ़कर सुनाया और एतराज़ किया उन 2 साथी जजों के उस नोट के ऊपर जिसकी बुनियाद पे सुओ मोटो नोटिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एग्जैक्टली कहा क्या और क्या नोट पढ़ के सुनाया, इसको सुन के आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ मौजूद जजों का ये ख्याल है कि ये सुओ मोटो नोटिस लेना ही नहीं चाहिए था, ख़ास तौर पे जब 2 साथी जज पहले ही अपना माइंड दे चुके हैं, अपनी राय बना चुके हैं, जिसका इजहार उन्होंने एक अदालती हुक्म में भी किया था। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने जो कहा वो पढ़ के हर्फ ब हर्फ हमने तर्जुमा किया है उस अंग्रेज़ी नोट का जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लिखा था। इसमें वो लिखते हैं, गुज़श्ता शब मुझे फ़ाइल मौसूल हुई जिस पर लिखा था कि चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया है, जिसकी बुनियाद जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर की तजवीज़ थी। एक पुलिस अफसर गुलाम महमूद डोगर की दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया, जो उस दरख्वास्त में फ़रीक नहीं थे, और इनसे इंतखाबात के इनेकाद के बारे में पूछा गया। और पंजाब की सूबाई असम्बली के इंतखाबात से मुताल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाब से कता नज़र मोहतरम जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज खुद नोटिस लेने के लिए यह मामला मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब समझा। हालांकि इलेक्शन से मुताल्लिक मामले का मज़कूरा सरकारी नौकरी के केस से कोई गठजोड़ या ताल्लुक़ नहीं है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई हैं। एक रिकॉर्डिंग में मालूम हुआ कि एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी मुबैना तौर पर साबिक़ वज़ीर आला से गुलाम महमूद डोगर के ही ज़ेर इल्तवा केस के बारे में जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो बहुत संगीन मामला है। मज़कूरा 2 जजेस पहले ही अपनी राय का इजहार कर चुके हैं और उनके अल्फाज से इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराए जाने की ज़रूरत है और ये कि आइन की खिलाफ वर्जियाँ नुमायाँ ख़तरा हैं, खिलाफ वर्जियों का नुमायाँ ख़तरा है। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने नहायत एहतराम के साथ इन 2 बाशऊर जजों के बयान करदा नुकात में इजाफ़ा किया है और अपनी राय का इजहार भी किया है। इन 2 मुअज़्ज़ज़ जजों ने इस मामले पर अपनी कतई राय दे दी है और ऐसा करते हुए उन्होंने मुनसफ़ाना ट्रायल से मुताल्लिक आइन की शिक नंबर 10A को भी खातर में न लाया। ऐसे में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आज खुद नोटिस लेने के लिए इस मामले को मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था और सुओ मोटो एक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की ये कार्रवाई दुरुस्त नहीं है। तो ये था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नोट और आज की सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई के हवाले से हमने बात करने के लिए 2 बड़े नाम उनको मदऊ किया है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग के हवाले से अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इनके साथ ही जनाब हसनात मलिक जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक तवील अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अब एतराज़ तो कर दिया है, मगर इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बेंच में नहीं बैठूंगा, उन्होंने सिर्फ एक एतराज़ किया है। अब आपके ख्याल में इतने बड़े एतराज़ के बाद और सरेआम इस एतराज़ के बाद क्या इस एतराज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को पहले कोई फ़ैसला करना चाहिए और उसके बाद बाकी समाअत होनी चाहिए, या फिर ये मामला जो है इस पर फौरी फ़ैसला नहीं होगा, ना होना चाहिए? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, आप भी कोर्ट रिपोर्टिंग का एक वसी तजर्बा रखते हैं और हसनात मलिक भी। ये बड़ी ही इब्तदाई चीज़ है। पहली बात ये है कि 184(3) के तहत ये अज़ खुद नोटिस लिया गया है।
और अज़ खुद नोटिस के हवाले से ये हक़ाइक़ हैं जो बयान किए हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने, और उस पर अपनी राय दी है कि ये जस्टिफाइड नहीं है। तो इस तरह से एक एतराज़ उठ गया है, यानी कि अज़ खुद नोटिस काबिल समात है या नहीं है। आप जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये बात की तो आपको पता है कि उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने ये कहा सॉरी माफ़ कीजिएगा कि बिल्कुल ये बात जो अदालती कार्रवाई के दौरान देखी जाएगी और ज़रूरी है और ये रिजेक्ट भी हो सकती है। तो बात ये है कि अब इससे पहले कि ये अदालती कार्रवाई शुरू हो तो बिल्कुल जैसे कि अदालती कार्रवाई है कि पहले इस बात का तयन किया जाना चाहिए कि आया ये अज़ खुद नोटिस जो है वो काबिल समात है या नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो अदालती कार्रवाई किसी भी हवाले से आगे बढ़े। लेकिन चीफ जस्टिस ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जो ये नुक्ता है उसके अलावा 2 जजों के हवाले से जो भी ये सवाल उठाया गया, उसके बाद एक और वाकया भी हुआ है। उन्होंने बताया तो नहीं, मगर उनका इशारा शायद ऑडियो लीक्स की तरफ था, और उन्होंने कहा कि वो जो वाकयात हैं वो इस मामले को और भी ज़्यादा गंभीर बना देते हैं और भी ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जाता है सो मोटो की जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की, और इसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर और भी बढ़ जाता है। मतीउल्लाह जान साहब, ये जो बात है, अगर ऑडियो लीक्स का मामला है तो इस पर गैर रस्मी इजलास क्यों बुलाया गया? क्या उस इजलास के कोई मिनट्स तैयार किए गए? तो फिर जो है, फिर अगर ये इतना अहम मामला है तो वो फाजिल एक जज साहिबान भी वहाँ पर मौजूद हैं, और आपने देखा कि आबिद जुबैरी साहब को भी नोटिस हो रहा था और फिर वो उनका नाम इतराज़ आने के बाद अटॉर्नी जनरल के जो है वो निकाला गया। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे बुनियादी सवाल ये होता है ना कि आया आज भी आप देखिए कि जो नैब तरामीम का केस है जो कि इमरान खान ने चैलेंज किया हुआ है, उसकी पहले मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ही बहुत सारे जो है वो बहस मुबाहिसा हो रहा है। तो मेंटेनेबिलिटी और फिर उसके बाद दीगर मामला जो है वो उसकी तरफ आया जाए। तो जो मेरे ख्याल में हम अगर हसनात मलिक की तरफ चलते हैं, हसनात मलिक साहब, आपके ख्याल में ये मामला पहले तय होना चाहिए कि ये सो मोटो बनता है या नहीं, या ये मामला बाद में भी तय हो सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इतना बड़ा कदम उठाया है, खुली अदालत के अंदर तहरीरी नोट के ज़रिए एक सवाल खड़ा किया है, तो आपके ख्याल में अगर ये मामला पहले तय नहीं होता तो क्या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस बेंच का हिस्सा रहेंगे? जी मतीउल्लाह जान साहब, उसका जवाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समाअत के दौरान ही दे दिया था कि जी अगर हम ये सो मोटो ठीक है जी, गलत है, लेकिन इस पे हमारे सामने 2 पटिशन भी हैं। पीटीआई की पटिशन, जो पीटीआई के साबिक जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी तरफ से है, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट उनकी तरफ से भी पटिशन है। तो उन्होंने कहा जी कि ये पटिशन भी हमारे सामने है। मगर हसनात साहब, पटिशन तो एक तकनीकी मामला है ना। असल एतराज़ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का ये है कि 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अपनी राय दे चुके हैं, तो क्या उनकी बेंच में मौजूदगी के होते उनकी मौजूदगी पर क्या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है इस बेंच पे मौजूद रहेंगे? एक और बात भी है हसनात साहब, आप ये देखेंगे, आपको याद है कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो आया था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, तो इस बात पे बहुत बहस हुई थी कि आया ये आईनी दरखास्तें काबिल समात हैं या नहीं। उसकी समात हुई और फिर उसके बाद चीजें आगे चली थी। तो वैसे ये तय होना बेहतर नहीं है पहले तय हो कि क्या 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस जो बकौल जस्टिस मंदोखेल के अपनी राय दे चुके हैं, तो क्या उनकी बेंच में मौजूदगी पर क्या जमाल खान मंदोखेल साहब कंटिन्यू करेंगे, मौजूद रहेंगे बेंच पे, या अब इतना बड़ा स्टैंड लेने के बाद वो कहेंगे कि मैं इस बेंच पे नहीं बैठ सकता क्योंकि 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस जो इस बेंच पे हैं वो तो अपनी राय दे चुके हैं, पहले ही अपना ज़हन बना चुके हैं? देखिए, अब ये जब रिटर्न ऑर्डर आज जारी होगा उसमें क्या वो लिखते हैं, क्योंकि उनका नोट तो कहा गया कि वो हम इसमें रिप्रोड्यूस करेंगे। नोट तो हमने पढ़ लिया ना, देखें वो तो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन उसके बाद ये भी हो सकता है कि कुछ जजेस जो है उसका जवाब भी दे दें, क्योंकि ये जो मसला है ऑडियोज़ का,
इस पे कोई अभी तक एक्सप्लेनेशन या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं देखिए, है। ऑडियो का जिक्र नहीं हो रहा मसनाद। मैं ये कह रहा हूँ कि उस फैसले का जो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने CCPO डोगर के केस में दिया था, और उसमें जब सुओ मोटो के लिए चीफ को भेजा था तो उसमें उन्होंने अपना ओपिनियन भी लिख दिया था, जिसको जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने नोट में भी दोहराया है, और उन्होंने तो कहा वो कि ये अपनी अपनी राय राय दे दे दी चुके है। हैं। तो आप नहीं समझते कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस नकवी के होते हुए अब जस्टिस मंदोखेल जो है, जब तक ये मामला तय नहीं होता कि वो दोनों जजेस आइदर बेंच पे रहेंगे या नहीं, या फिर ये सुओ मोटो होना भी चाहिए या नहीं, तो जस्टिस मंदोखेल रहेंगे बेंच पे, आपके ख्याल में ये क्या किस तरफ जाएगा मामला? देखिए, एक तो जुरिस्प्रूडेंस ये है कि जजेस को आप दूसरे जजेस ये नहीं कह सकते कि आप ना बैठें, यानी उनको अगर 5 ये 9 रुकनी बेंच 5 जजेस कहें कि जी नहीं आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस तो ये है कि जज खुद जो है वो रिक्यूज़ कर सकता है, उसको कोई कहा नहीं जा सकता। यहाँ जो है वो जस्टिस जमाल ने जो सवालात उठाए हैं, उसका उन्होंने कहा जी हम इसको डिसरिगार्ड भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उनको अंदाज़ा है कि मेजॉरिटी जजेस जो है वो डिसरिगार्ड उनके जो सवालात थे ये भी मुमकिन है असनाद के जस्टिस एजाजुल एहसन या जस्टिस नकवी जो हैं वो ये ऑब्जर्वेशन दे दें कि जो भी हमने पहले ओपिनियन दिया था वो एक टेंटेटिव ओपिनियन था और इसलिए हमने उसको रेफ़र किया, तो इससे भी मसला हल हो सकता है। वो एक आर्जी राय थी। जी बिल्कुल, लेकिन हमने देखा है कि सुओ मोटो में जो नोट आते हैं उसमें इस तरह की ही जो है वो होती है लैंग्वेज, और इसी वजह से लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं कि सुओ मोटो में जजेस पहले ही माइंड बना के बैठे होते हैं, और वहाँ उनको जो माइंड उनका बना होता है उस पे वकला को उस कोशिश करनी होती है कि वो उसके चेंज करें माइंड। ये बड़ा इसी वजह से मुश्किल होती है। तो इसी वजह से अब ये जो केस है इसमें बड़ा बज़ाहिर जो 3 जजेस हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दोनों जजेस, उनका माइंड बड़ा क्लियर जो है वो आ चुका है कि 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होने हैं पंजाब में भी और KP में भी। मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी जो सुओ मोटो फैसला किया है उसका जो नोट आया है जो प्रेस रिलीज की सूरत में जारी हुआ, उसमें भी जस्टिस बंदयाल ने भी काफ़ी वाज़े और कैटेगोरिक बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बज़ाहिर आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होने जा रही है, क्योंकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना आर्टिकल 224 के तहत वो लाजम था। तो जस्टिस बंदयाल भी अपनी राय तो दे चुके हैं, मगर सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर ये बेंच मतनाज़ा है कि मैं एक छोटे से ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सवाल ये पैदा होता है कि क्या फुल कोर्ट होनी चाहिए या नहीं इस सारी सिचुएशन के अंदर, और क्या जस्टिस जमाल की तरफ से जो एतराज़ात उठाए गए हैं वो 2 मौजूद जजों की बेंच पे मौजूदगी के ऊपर हैं या महज उनके राय दे देने के हवाले से। एक छोटे से वक्फे के बाद सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ 2 बड़े कोर्ट रिपोर्टर सहाफ़ी मौजूद, अब्दुल करीम सिद्दीकी और हसनात मलिक। करीम सिद्दीकी साहब, क्या फुल कोर्ट इस मसले का हल नहीं था? मतीउल्लाह जान साहब, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर कहा था कि ये मुतनाज़ा बेंच से शुरू होने वाली प्रोसीडिंग्स है जो मुतनाज़ा तरीक़ाकार के तहत ली गई है। इससे इलेक्शंस का इनेकाद अगर इस तरह से होता है तो मुतनाज़ा होगा और इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाए। जी, लेकिन एक बात जो आप अपने हसनात साहब से पूछ रहे थे ना, उसमें आप एक चीज मिस कर गए हैं। यहाँ 2 जजेस के बारे में नहीं, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा, जैसे जमाल खान मंदोखेल कहते हैं कि with greatest respect to the honorable chief justice has added to the points mentioned by the 2 learned judges and has also expressed his opinion. His opinion. Such definite opinions have decided this matter and done so without taking into consideration Article 10 of the Constitution. तो ये इसमें वो ऐड कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो 2 जज साहिबान बल्कि फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको ऐड किया, और इस तरह से ये 3 डेफिनेट ओपिनियंस जो हैं वो आ गई। तो अब सवाल ये है कि ये इस बुनियादी तौर के ऊपर इस एतराज से जो उठती है बात वो ये है कि चीफ जस्टिस भी अब ये यहाँ पे चीज जो है वो और दिलचस्प मरहले के अंदर जो है दाखिल हो जाती है कि इन बिटवीन द लाइंस, अब ये तो जाहिर है कि अदालत ने तय करना है, लेकिन इन बिटवीन द लाइंस
जैसे हसनात ने कहा कि कोई जज दूसरे जज तो को यही रिक्यूज तो मैं करने के लिए कई नहीं कह पूछ रहा हूँ सकता। ना, इतनी बड़ी बात कर दी तो उसके बाद क्या चुप करके वो बैठे रहेंगे बेंच पे अगर ये मामला तय ना हुआ तो? देखें आपके ख्याल में क्या करना चाहिए आप इतना कुछ करने के बाद? देखें वो उन्होंने एतराज उठा दिया है, ठीक है, और वो इन द लाइंस, इन बिटवीन लाइंस ये कह रहे हैं कि आज खुद नोटिस गलत लिया गया है और चीफ जस्टिस और इन 2 फाजिल जजेस को नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब इसके मामले के ऊपर जो है जाहिर है कि ये अगर फुल कोर्ट हो जाए तो फिर खैर है, फुल कोर्ट के हवाले से अब देखना है ये फिर तो फुल कोर्ट में भी नहीं बैठना चाहिए इन जजों को। फिर तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं, अगर वो ये हसनात आप क्या कहेंगे कि ये जो एतराज़ उठाया इसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को खुद फिर कुछ फैसला करना होगा कि वो उस बेंच पे बैठना चाहिए उन्हें या नहीं, अगर ये मामला हल नहीं होता? देखिए, मेरा ख्याल है कि उनके जो सवालात, जिस तरह उन्होंने नोट लिखा है इसी तरह सवालात उन्होंने भी उठा दिए हैं। अब उन पे अपने ही है कि सवाबदीद के वो उठें या नहीं, लेकिन ये है कि अगर फुल कोर्ट बन जाए और सारे जजेस, चाहे वो जी 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 असनाद, सारे जजेस अगर फुल कोर्ट जो है वो कंस्टिट्यूट हो जाए तो बेहतर होगा। और ये सवालात जो होते हैं कि जी बेंचेस की कंपोजिशन में ज़्यादातर लाइक माइंडेड जजेस को बिठाया जाता है, मेजॉरिटी पहले ही पता होती है, तो उसका हल तो यही है, ये सारी कंट्रोवर्सी तकरीबन हल हो सकती है कि अगर सारे जजेस 15 बैठे, बेशक फिर माइंड बना के ही वो 2 जजेस उनके 3 हों, तो अब 12 जजेस तो फिर मौजूद होंगे जो जिन्होंने इससे पहले जो है वो उस पर कोई रिमार्क या ऑब्जर्वेशन या उस तरह का कोई आर्डर नहीं किया होगा, तो वो एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे। अच्छा, एक और जो थ्योरी सामने आ रही है असनाद साहब, अतर मनल्ला साहब ये कह रहे हैं कि अगर असम्बली की तहलील, जो पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील ही गैर आइनी थी या उसकी कोई वजूहात नहीं थी, वैलिड रीज़न नहीं थे, तो ये भी फिर सवाल बनता है कि क्या अदालत उन असम्बलियों को भी बहाल कर सकती है या नहीं? ये सवाल कहाँ से आ गया? अब आई डोंट नो, क्योंकि आइन के अंदर तो वज़ीर आला को मुकम्मल अख्तियार है, चाहे वो किसी के कहने पे करे या कोई वजह हो या ना हो, वो किसी वक्त भी असम्बली तहलील कर सकता है। क्या इसमें वजूहात देना ज़रूरी है? क्योंकि वजूहात तो सिर्फ 58(2)(b) के तहत थी, जब एक फौजी सदर था या प्रेसिडेंट था कि जो बगैर वजूहात के इन हिज डिस्क्रेशन जो है वो असम्बली तहलील कर सकता था। तो क्या आप वज़ीर आला के और वज़ीर आज़म के भी हाथ पांव बांध दिए जाएंगे किसी फैसले के जरिए कि नहीं जी पहले वजूहात होगी तो असम्बली तहलील होगी? देखिए, कोई ना कोई तो रीजन होनी चाहिए पार्लियामानी निज़ाम को। आइन में नहीं है असनाद साहब, आइन में तो आइन की इंटरप्रिटेशन जुडिशरी करती है। अब ये नहीं हो सकता कि अब इमरान खान साहब आए, इलेक्शन हो जाए और वो फिर 2 महीने बाद कहें जी मैं हर 2 महीने बाद असम्बली डिसॉल्व करूंगा, तो ये भी कोई मुनासिब नहीं। तो फिर जो एक वजह है तो जिसको बार बार पीटीआई के लोग बताते हैं, वो कहते हैं जी प्लान ये था कि इमरान खान को नायल करना है ये अगले 5 महीने में। हमने उनका प्लान को डिस्टर्ब किया है, इस वजह से हमने ये असम्बली डिसॉल्व की है। और ये चीज़ में जो है वो ये ही जो बात उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, ये रीज़न है। और इस वजह से असम्बली डिसॉल्व कि एक आदमी कहीं डिस्क्वालीफाई उसके ना हो जाए, उसके ये जो 4-5 महीने का टाइम है इससे पहले, ताकि हम ज्यादा डाइवर्ट साहब, ये तो आप अदलिया को मजीद ताकत दे रहे हैं कि वो इस तरह के सियासी फैसले भी खुद करे कि ये वजह सही है और वो वजह गलत है। ये काम तो पार्लियामेंट का है, वजीर आजम का है, वज़राए आला का है। क्यों आप नहीं समझते कि, और फिर ये सवाल भी उठा दिया गया जैसे मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, बल्कि ये उठाया गया था असम्बली की तहलील अगर गैर आइनी हो, तो जैसे अतम अल्लाह ने यह सवाल उठाया कि क्या कोई वजीर आला किसी सियासी जमात की डिक्टेशन ले सकता है? अब ये भी तो इंक्रोच नहीं कर रही है जुडिशरी, ये काम तो वजीर आला का है, चाहे वो किसी की डिक्टेशन लेता है या नहीं लेता। इसमें अदलिया कैसे झांक सकती है कि डिक्टेशन के तहत दिया? ये तो एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसेस होती हैं। और पहले भी अदलिया ने 63A का तशरीह करते वक्त इसी तरह मुदाखलत की है एक सियासी मामलात के अंदर कि फ़लाँ पार्टी को नहीं आप छोड़ सकते, फ़लाँ को नहीं छोड़ सकते, और आइन में आपका वोट शुमार ही नहीं होगा अगर आपने मुखालिफ पार्टी को वोट दिया। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, इस बात पे तो मैं और आप इत्तफाक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही वो वाहिद या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं जो कि आइन की तशरीह करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं आइन को। जाहिर है कि 63A की पिटीशन या 63A के फैसले के बायस ही ये पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। और उसमें 2 जज साहिबान कहते हैं कि जिन जज साहिबान ने 3, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन,
इन्होंने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये 63 की जो की कि जो मुनहरिफ रुकन है उसका वोट शुमार नहीं होगा। चलें ये बात तो होगी, लेकिन इस मामले में कि डिक्टेशन वाली जो बात है, क्या ये जवाब है जान साहब हमने इमरान खान की डिक्टेशन पे परवेज इलाही ने असेंबली तोड़ दी, क्या अदालत इस मामला में जा सकती है? मेरे ख्याल में तो नहीं जाना चाहिए इस मामला में। देखिए आपका ख्याल है ना, शायद ये दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा जो है वो अगर इख्तलाफ की जरूरत पाऊं तो मैं आपके ताबड़तोड़ गोलाबारी से बच सकूंगा। आप तो ये इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अदालत क्या ये सवाल कर सकती है किस कानून के तहत और आइन के तहत? देखिए बात ये है कि इस सारी सूरत हाल का टर्माइल ये इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी है ना जब आएगा कि पंजाब असेंबली के हवाले से गवर्नर कहता है कि मैंने नहीं तोड़ी है, वो वजीर आला ने तोड़ी और वो खुद ब खुद जो है वो डिसॉल्व हो गई, उसके ऊपर कोई इस तरह का एक्शन नहीं है गवर्नर की तरफ से। तो ये सवाल तो आएगा मतीउल्लाह जान साहब, आप इसका जवाब दे दें। देखें कौन तारीख देगा? देखें जैसे कि कंसल्टेशन की तारीफ या उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है कि कंसल्टेशन का मतलब जब भी आईनी ओहदों के अंदर होगी तो वो मीनिंगफुल होगा। ठीक है बिल्कुल इसी तरह से कौन करेगा आइन में ये जब पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जो थी जजेस की तकर्री के हवाले से, उसके अंदर कहा था कि जजेस का अगर नाम जो है वो मुस्तरद करना हो तो जस्टिशिएबल रीजंस होनी चाहिए उसके लिए। तो असेंबली के जो कि 5 साल, अब देखिए ये भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन तो है, दिया गया है ना, जस्टिशिएबल लिख दिया गया है, वज़ीर आला की तहलील करने के इख्तियारात में नहीं लिखा गया, सीधी बात है। अच्छा ये वाज़ेह कर दें, आप क्या समझते हैं कौन असेंबली तहलील होने के बाद इलेक्शन की तारीख देगा? कौन तारीख? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन गवर्नर के मशवरे से, क्योंकि 105 में गवर्नर लिखा है सुबह असेंबली, फिर भी इलेक्शन कमीशन देगा। बिल्कुल फिर भी इलेक्शन कमीशन देगा। जी असनाद आपके ख्याल में कौन तारीख देगा? लोग जानना चाहते हैं। देखिए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी बड़ा सामने है कि उसमें लिखा हुआ है कि जो है वो इलेक्शन कमीशन डेट देगा विद कंसल्टेशन गवर्नर। आप क्या कहते हैं वैसे? देखिए इलेक्शन कमीशन का ही काम है, इन हालात में तो इलेक्शन कमीशन ने ही डेट देनी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो उज़र हैं वो भी सामने है कि जी हमें जो है वो जो फंड चाहिए वो नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी के लिए लोग नहीं हमें दिए जा रहे, या आरओज जुडिशरी खुद जो है वो हमें आरओज नहीं दे रही, तो ये मामलात भी हैं। अब इस वक्त अभी मेरी इलेक्शन कमीशन से एक ऑफिशियल से बात हो रही थी, उन्होंने कहा तकरीबन 60 अरब रुपया जो है वो हमारा लगेगा 2 सूबों में ये जो सूबाई इलेक्शन होंगे, और फिर तकरीबन 100 अरब रुपया लगेगा अगर जनरल इलेक्शन हो। तो ये भी तो देखें 160 अरब रुपया। इसका मतलब अगर पैसे होंगे तो आइन पे मुताबिक काम होगा, नहीं होंगे तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चंद दूसरे आम सवालात। तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। क्या कोई सियासी जमात किसी जज पे बराह रास्त एतराज़ करेगी? एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून की चीफ कोऑर्डिनेटर और सीनियर नायब सदर, आज तकरीर में उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और बल्कि नाम लिया उन्होंने बकौल उनके जो 5 का टोला था जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। सवाल ये पैदा होता है कि अब जबकि सियासी जमातों को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं, तो क्या ये एतराज़ कमरे अदालत में भी उन मुअज़्ज़ज़ जजों पे उठाया जाएगा जिनकी तस्वीरें आज जलसे में दिखा के उनका नाम लेके उन पे तनकीद की गई? करीम सिद्दीकी साहब एक दफ़ा सुन लें मरीम नवाज क्या कह रही हैं, फिर इस पे बात करते हैं। जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। स्क्रीन पे तस्वीरें लगाओ जरा, सरगोदा भी देखे साजिश करने वाले कौन थे। 5 का टोला नजर आ रहा है, जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था। ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से और इन्होंने कहा जो जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो, अगर इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस की तरफ से रेस्क्यू किया जाएगा, अगर इसको थपकी मिलेगी तो बताओ पाकिस्तान किधर जाएगा, मेरा और आपका मुल्क किधर जाएगा? करीम साहब जलसे में तो बहुत कुछ कह दिया, क्या कमरा अदालत में आकर भी अब उनको एतराज करना चाहिए, इनको अपनी पोजीशन और ये जलसों में बात करना मुनासिब है?
मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए थी, लेकिन जो मुझे अचंभा हुआ है वो इस बात पे हुआ है कि 5 का टोला जो था उसमें इमरान खान और जनरल बाजवा थे, उन दोनों की उन दोनों की तस्वीरें नहीं है और उनकी जगह 2 एडिशंस हुई हैं, 2 तस्वीरें आई हैं। शायद जनरल बाजवा ने कोई कफारा अदा कर दिया हो, आई डोंट नो, लेकिन जनरल फैज के हवाले से इसमें नहीं, इनको एतराज उठाना चाहिए अदालत में। मेरा ख्याल है कि उठाए जाएंगे एतराज। अच्छा, एतराज़ात इसीलिए नोटिस उठाए की जाएंगे। मुखालफत हो रही थी कुछ लोगों की तरफ से कि नोटिस सियासी जमातों को ना दिए जाएं, शायद उनको इसी बात का खदशा था। जस्टिस मुनीब अख्तर की आप बात कर रहे हैं ना जी, कि जी। अटॉर्नी जनरल ने जब ये उनसे ये तजवीज़ रखी कि सियासी जमातों के भी आना चाहिए, तो फिर उसके बाद मुनीब अख्तर साहब जो है उन्होंने कहा कि क्योंकि वो फेडरल कैबिनेट के अंदर हैं, फेडरल गवर्नमेंट को नोटिस है, तो उनका मौक़िफ़ तो आ रहा है हमारे सामने। लेकिन ये भी है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की ऑब्जर्वेशन के बाद नोटिस जारी होना, ये भी एक बहुत अहम बात है मतीउल्लाह जान साहब। ये कोई मामूली बात नहीं है जस्टिस मुनीब अख्तर की राय को साइड पे रख के तो जो है मतलब कि शायद आखिर में जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस तरफ आ गए थे शायद कि सियासी जमातें भी इसमें मैन फरीक आर्टिकल 17 की जब बिल्कुल आर्टिकल 17 नोटिस के अंदर भी है, तो फिर जाहिर है कि उनको बुलाना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल का यही कहना था सियासी कि जमातों के बगैर आप सियासी जमातों का नाम लेके आप फैसले करें तो उनको सुने बगैर ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सही है। असनाद में क्विकली असनाद की तरफ जाते हैं। असनाद, आप ये बताएं वैसे आपको क्या लग रहा है 9 में से कितने जज किस तरफ हैं और कितने जज किस तरफ हैं, ये मैं बताएं कौन क्या फैसला करना चाह रहा है, मगर तकसीम क्या होगी आपके ख्याल में? देखिए, अब ये कहना कबल वक्त है। अभी तो जो बात हर तरफ चल रही है वो तो 5-4 ही है। अच्छा, जो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जस्टिस याह्या अफरीदी है वो हमेशा उनका ये नहीं पूछना नजर आ रहा है जहां चीफ जस्टिस कहेंगे उस तरफ 5 होंगे। देखिए, और दूसरा जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं वो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में उनका डिफरेंट नोट होता है, वो अलग जस्टिस काजी फैसल केस में भी देखा और भी तो वो उनकी जो है वो ओपिनियन डिफरेंट होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि 4 तो जो है वो उनकी ओपिनियन एक ही होगी। ये 5 आप कहें और 5 वो होंगे जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल होंगे। बट एनीवे इसका कुछ मालूम नहीं, क्योंकि आइन की तशरीह और कानून की तशरीह वो कहते हैं ना कि जिस तरफ मोम की नाक है मोड़ लें, और यही होता रहा है। तो ये बताएंगे अटॉर्नी जनरल की क्या पोजीशन है? आप अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अता अलई नए यंग नौजवान अटॉर्नी जनरल हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बुक कर लिया है। उनको क्या कहते हैं, आप जो है ना रूल 27 में आप इंडिपेंडेंट ओपिनियन देंगे, मतलब किसी हुकूमत का नुमाइंदगी नहीं करेंगे और अपनी कानूनी मायराना राय देंगे। और मेरे ख्याल में इस पर भी वो खुश थे, उनका मैं बिल्कुल दूंगा और बहुत हद तक दे भी चुके हैं और इलेक्शन कमीशन को भी बता चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट ओपिनियन देंगे, क्लियर है। मगर जो सदर ममलकत को कहा गया है कि उनको नोटिस तो नहीं दे सकते, आईनी ओहदेदार हैं बहुत बड़े, मगर उनकी राय ज़रूर पूछ ली गई है कि अगर वो चाहें तो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए सदर ममलकत और गवर्नर जो हैं, तो क्या ये सदर ममलकत और गवर्नर हजरात जो हैं कोई सरकारी वकील इनको करके दिया जाएगा, हुकूमत की तरफ से अपना वकील करेंगे? क्या अटॉर्नी जनरल जो है वो सदर पाकिस्तान की वफाक पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करेगा, या क्या होगा? ये मतीउल्लाह जान साहब, इट्स अ वेरी ट्रिकी सूरत हाल। वो आते भी हैं या नहीं आते, ये उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, उनको नोटिस जारी नहीं किए गए। नोटिस नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि शेयर कर दें अगर वो चाहते हैं कोई राय। लेकिन एक आपको जो है वो जो बैरिस्टर अली जफर हैं उन्होंने कह दिया है कि वो जो सदर मुमलकत ने 9 अप्रैल की जो की थी और वो दस्तावेजात जो हैं वो भी हमने पिटीशंस के साथ लगा दी। ठीक है। सो एक यही हो सकता था, बाकी तो जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि उधर से शायद नहीं कोई आएगा और ये फरीजा जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उन्हें ही अदा करना पड़ेगा। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल तो अब रूल 27 में एक तरफ आ गए कि वो अब अदालत की एक्चुअली वो तो मेरे ख्याल में वो अपना इंडिपेंडेंट व्यू देंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनके वकला मेरा ख्याल वो अलग से वकला होंगे। अच्छा, आपके ख्याल में असदाद मलिक साहब क्या जल्दी है? क्या 90 दिन खत्म होने का इंतजार नहीं हो सकता था? क्या खदशात हैं? क्यों जल्दी इलेक्शन अगर हो जाएंगे तो अदलिया का इसमें क्या ये सिर्फ आइन और कानून के मफाद की बात है, मफाद आमा की बात है, या मफाद खास की बात है? जल्द इलेक्शन आपको क्या दिख रहा है? इतनी मुतहर्रिक हमारी अदलिया क्यों होगी इस मामले पर? देखिए, टैक्स भी जो है वो भी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो भी चाह रहे होंगे कि मेरी लेगेसी
हो कि मैंने इलेक्शन कराए टाइम पे, तो ये बात भी है। दूसरा जो आप बात कर रहे थे नून लीग की, मरियम नवाज की, कि जी वो वहाँ क्यों नहीं एतराज़ करते, ये हमने देखा है कि नून लीग का पहले भी जब फुल कोर्ट बनाने के हवाले से दोस्त मजारी के केस में कहा गया कि जी फुल कोर्ट बनाए, उसके बाद बाइकाट की कोर्ट की प्रोसीडिंग, उसके बाद जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के नामिनीज को सपोर्ट किया, उस पर काफ़ी लोगों ने सवालात भी उठाए। फिर आपको पता है कि मौजूदा अटार्नी जनरल की तैनाती भी किन की ख्वाहिश पे हुई है। तो ये मेरा ख्याल है कि नून लीग को भी देखना होगा कि वो किस तरफ ये जो पॉलिसी है कैरेट एंड स्टिक वाली, ये भी नहीं, कोई जो भी है क्लियर एक स्टांस रखना होगा, तभी उनके जो है वो चीज़ें होंगी। ये नहीं हो सकता कि वो एक तरफ जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट, जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट में सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ जो है वो जाके जो है वो जलसों में इतराज़ात भी करें जजेस पे। और बाकी मेरे ख्याल में जजेस जो हैं उन पे अगर जो है मरियम नवाज उस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल ना करती तो बेहतर था। चलें, अब इमरान खान ने भी कुछ इस पर रद्द-ए-अमल दिया है जो मरियम नवाज ने कहा है, इनको भी सुन लेते हैं। कि ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का, धमकाने का, कि कहीं वो इस प्रेशर में आके तो इससे पीछे हट जाएं, जो कि एक वाज़े आइन के अंदर 90 दिन की स्टिपुलेशन दी हुई है। ये वक्त भी आना था करीम सिद्दीकी साहब के इमरान खान अदलिया का दिफा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी माशाल्लाह अपनी तकरीरें भी बड़ी जबरदस्त। सूरी वाले केस नहीं तो इलेक्शन कमीशन को क्या कुछ इन्होंने नहीं कहा, मगर बहरहाल मेरे ख्याल में अच्छी बात है जब एक अदलिया पे अटैक कर रहा हो दूसरे को जरूर दिफा करना चाहिए। ये बताएं कि किस किस्म का हुक्म आ सकता है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, किस किस्म का हुक्म आ सकता है, इसमें बड़ी एक लंबी चौड़ी बहस होगी। हुक्म आ भी सकता है या नहीं आ उसका सकता है। ऑपरेशनल लाइन क्या होगी, ऑपरेशनल पैरा जो देखें 90 दिन की अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनल बार जो है वो तो गुजर गई है। अगर आज भी इलेक्शन हो तो फिर भी वो 90 दिन के अंदर नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि एक चीज हमने क्रॉस कर ली है और उसके बाद आइन का आर्टिकल 254 जो है वो मुतहरक हो चुका हुआ है, जिसके तहत कोई अगर डेडलाइन मीट ना की जा सके तो एक ऐसा काम जो आईनी तौर पर मुकर्रर मुद्दत हो और अगर उसमें बाद में हो तो वो उसको कोई नई डेडलाइन मुकर्रर की जा सकती है। देखें और फिर आ जाए उसके बाद इलेक्शन एक्ट का नहीं, डेडलाइन टाइम खत्म हो गया क्योंकि डेडलाइन मुकर्रर की जा सकती है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शायद कोई डायरेक्शन दी जाएगी। जी हसनात, आपका क्या ख्याल है? वन लाइनर। देखिए मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन हर आधे घंटे बाद चेंज हो रही है। पहले तो मामलात अभी बेंच के ही सेटल होंगे तो फिर आगे हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक और अब्दुल करीम सिद्दीकी साफी से इतने ही। अल्लाह हाफिज।